नमस्कार और स्वागत है। आप देख रहे हैं साकार यूट्यूब चैनल, जहां हम इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और उन अनसुनी कहानियों को ढूंढते हैं जिन्होंने हमारे अतीत को आकार दिया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आकार ले चुका है। यह मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें अपने धर्म और परंपराओं से जोड़ता है। जय श्री राम। मैं अभिजीत गांगुली, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, जाने माने इतिहासकार डॉक्टर अजय कुमार अलंकार। 25 नवंबर 2025 भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम क्षण जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों ने वर्षों से किया है। राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज अयोध्या धाम साक्षी बनेगा एक अद्भुत, दिव्य और भव्य क्षण का ध्वजारोहण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पवित्र अवसर पर केसरिया ध्वज को फहराएंगे। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा यह ध्वज सूर्य देव के प्रतीक सुशोभित और रामो विग्रहवान धर्म जैसे पावन मंत्र से अलंकृत। यह ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि आस्था, धर्म, ऊर्जा और नई शुरुआत का संदेशवाहक है। आज का दिन न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि राम राज्य की पुनः स्थापना की ओर बढ़ते भारत की आशा, शक्ति और संकल्प का आह्वान भी है। अयोध्या की हवा में गूंज रही है भक्ति, भाव और वैभव, और पूरा विश्व देख रहा है एक नए अध्याय का शुभारंभ। चूंकि मैं इस डिस्टेंस पॉडकास्ट में मुंबई से जुड़ रहा हूं, इसलिए मेरे उपयुक्त विषयों पे आपकी विवेचना का अनुरोध रहेगा। आज उनसे जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्य और अनकही कहानियां हमें आज क्या सिखा सकती हैं। स्वागत है। तो आइए, आपको हम लिए चलते हैं डॉक्टर अजय कुमार अलंकार जी के पास। धन्यवाद। नमस्कार, सहकार यूट्यूब चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा अयोध्या में अवस्थित भगवान राम के मंदिर के निर्माण की कुछ भूली बिसरी यादों की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर 2025 को 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्णता को प्राप्त करना, यह सनातन धर्म के लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस समय मुझे राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष के कतिपय अनछुए पहलू याद आ रहे हैं, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति के ललाट का सूर्य तिलक करने की योजना है। पूरे देश, खासकर सनातन समाज के लिए यह हर्ष और गर्व का विषय है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर विराजमान है। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के पीछे शताब्दियों के संघर्ष की गाथा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर के अधीनस्थ अधिकारी मीर वाकी ने 1528 ईस्वी में राम जन्मभूमि पर विराजमान मंदिर को तोड़ दिया, जिसके भग्नावशेष पर वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुर्धन्य इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में मुगलों की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते हुए पृष्ठ संख्या 512 पर लिखते हैं कि बाबर की आज्ञा से उसके एक अफसर ने, जिसका नाम वकी था, अयोध्या के उस मंदिर को गिराया जो श्री रामचंद्र के जन्म स्थान में बना था। वे आगे लिखते हैं कि बाबर ने इस मंदिर के स्थान पर 1528-29 में एक मस्जिद का निर्माण कराया। हमें यह जानना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने, सनातन समाज ने
कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, जिसमें एक बौद्धिक मोर्चा भी था। राजनीतिक मोर्चा पर तो लड़ाई लड़ी जा रही थी, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन बौद्धिक मंच पर भी लड़ाई थी। बौद्धिक मोर्चा पर लड़ी गई लड़ाई में मेरी भी सहभागिता रही है, जिसकी चर्चा मैं आपसे आज करूंगा। बौद्धिक मोर्चा पर लड़ी गई लड़ाई के लिए 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक अर्थात 90 का दशक खासा महत्वपूर्ण रहा है। उल्लेखनीय है कि 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने यह घोषणा की थी कि वह अयोध्या में भगवान राम जन्म स्थान की मुक्ति के लिए संघर्ष करेगा। शुरुआत 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया था। आगे चलकर 1989 ईस्वी में 11 जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हो रही बैठक में अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसके साथ ही पूरे देश में जनमानस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। पूरे देश में माहौल तैयार होने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए माहौल तैयार करने के लिए उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के कई स्थानों पर शिला पूजन का आयोजन किया। उसमें का दृश्य यह था कि लोग समर्पित भाव से शिला पूजन के कार्यक्रम में भाग लेते थे और यह गांव-गांव में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे निवास स्थान हाजीपुर के आसपास के स्थानों में या पूरे वैशाली जिले में शिला पूजन के कार्यक्रम सफल बनाने के लिए भारत सरकार के वर्तमान गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, जो जयपुर से सांसद भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं, ये काफ़ी अथक प्रयास किया, परिश्रम किया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी होती है। खैर, उस दौरान मैं बिहार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में यूजीसी रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत था और शोध कार्य कर रहा था। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैंने बिहार विश्वविद्यालय से ही स्नातकोत्तर इतिहास में एमए किया था और 1986 ईस्वी में 1986 में यूजीसी के नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूजीसी ने नेट एग्ज़ाम की शुरुआत ही 1986 ईस्वी से की थी। पूरे बिहार विश्वविद्यालय से 2 विद्यार्थी इस परीक्षा में क्वालिफाई किए थे, अर्हता प्राप्त किए थे। एक स्नातकोत्तर इतिहास विभाग से मेरा नाम था और दूसरा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग से भूषण कुमार उपाध्याय थे। मैं बिहार विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल संख्या 2 में रहता था और बगल में ही पीजी हॉस्टल संख्या 1 था, जिसमें भूषण कुमार उपाध्याय रहते थे। हम लोग का आना जाना लगा रहता था। कालांतर में उपाध्याय जी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ। उन्हें महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुआ और महाराष्ट्र में संभवतः 2023 में वे महाराष्ट्र में पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस समय तक अयोध्या विवाद को लेकर इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों में मंथन का दौर शुरू हो चुका था और वामपंथी इतिहासकार और बुद्धिजीवी पूरी तरह गोलबंद हो चुके थे। पूर्व आईएफएस अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी सैयद साबुद्दीन, जो सांसद भी थे, संभवतः लोकसभा के सदस्य थे गया से, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कई इतिहासकारों तथा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों ने यह दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर का कभी कोई अस्तित्व नहीं था और उसे विध्वंस कर मस्जिद बनाने की बात मनगढ़ंत है तथा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का उपज है। उन्होंने यह तर्क देना शुरू कर दिया था कि यह कोई मंदिर कभी था ही नहीं
और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए इस अवधारणा को जन्म दिया। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के लगभग 25 इतिहासकारों, जिनमें कई समकालीन नामी गामी इतिहासकार थे, जिनमें रोमिला थापर, एस गोपाल, हरवंश मुखिया, केम पन्नीकर और विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने एक पेम्पलेट निकाला। इस पेम्पलेट में यह प्रतिपादित किया गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मूल में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं होकर अंधविश्वास और राजनीति तथा सत्ता हड़पने की नीति काम कर रही है। इतना ही नहीं, पैम्पलेट में वर्तमान अयोध्या के भगवान राम का जन्म स्थान होने पर प्रश्न उपस्थित किया गया तथा वर्तमान अयोध्या और वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या के एक होने पर भी संदेह प्रकट किया गया। बड़ी विचित्र स्थिति थी। वामपंथी इतिहासकार और बुद्धिजीवी राम मंदिर की अवधारणा को कपोल कल्पित मानकर अभियान चला रहे थे और पूरा इकोसिस्टम उन्हें सपोर्ट कर रहा था। उनका वामपंथी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का बोलबाला था, पूरा इकोसिस्टम उनके पक्ष में खड़ा था। प्रिंट मीडिया उनकी बातों को तरजीह दे रहा था। प्रिंट मीडिया में खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के पत्र पत्रिकाओं में उनके वक्तव्य और आलेख प्रकाशित हो रहे थे। केवल एक समाचार पत्र था, मुझे अच्छी तरह याद है, इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदू पक्ष की बात भी प्रकाशित कर रहा था और सुन रहा था। उसने एक IAS अधिकारी थे, आभास कुमार चटर्जी, उनके कई आलेखों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने चटर्जी साहब ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए राम मंदिर की विद्यमानता के पक्ष में। इंडियन एक्सप्रेस में सैयद साहबुद्दीन के भी कई आलेख प्रकाशित हुए। होता यह था कि जब चटर्जी साहब का आलेख निकलता था तो उसके जवाब में सैयद साहबुद्दीन साहब अपना तर्क देते थे, पुनः चटर्जी साहब उनके तर्क को काटते हुए अपना आलेख प्रकाशित करते थे। इस तरह काफ़ी समय तक चला। इंडियन एक्सप्रेस ने एक AR खान साहब का भी लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के पक्ष को पुष्ट किया था अपने लेख के माध्यम से। खैर, मेरे लिए बड़ा कठिन समय था। मैं तो शोध कार्य भी कर रहा था, साथ में सिविल सर्विसेज परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था, इसलिए मेरे लिए समय की बहुत बड़ी कीमत थी। 1989 की सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया था और मुझे मुख्य परीक्षा देना था। मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। मुख्य परीक्षा देने के बाद मैं तुरंत राम मंदिर की ऐतिहासिकता से संबंधित शोध कार्य में जुट गया, क्योंकि मैं काफ़ी उद्वेलित था और वामपंथी इतिहासकारों के छद्म प्रचार का पर्दाफाश करना चाहता था। और यह शोध कार्य निरंतर जारी रहा और इस शोध कार्य का परिणाम यह हुआ कि कालांतर में मेरे कई आलेख देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और जिसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। उसमें से कई आलेख लुप्त भी हो गए, लेकिन जो उपलब्ध हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। यह समय तो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, मेरे कैरियर के लिए। मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा भी दे रहा था, शोध कार्य भी कर रहा था, परंतु मेरे मन में हमेशा महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का यह वाक्य गूंजता था, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिटिश पीरियड में संघर्ष के बारे में कि शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। मैंने कहा कि चले, कैरियर है, एक अलग जगह है, लेकिन भगवान राम के मंदिर के संबंध में शोध कार्य करना मेरा कर्तव्य है। और उस समय जो स्थिति थी, वामपंथी इतिहासकार और बुद्धिजीवी बुरी तरह हावी थे और राम मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले लोगों की संख्या अत्यंत नगण्य थी। इसी दौरान सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हुआ 1990 में और मैं क्वालिफाई कर गया। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मैं इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में मेरा साक्षात्कार हुआ। मैंने हिंदी माध्यम से यह पर साक्षात्कार दिया था, चूँकि मैंने लिखित परीक्षा भी हिंदी माध्यम से दी थी
और मैंने अर्हता प्राप्त की थी। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। साक्षात्कार का अंतिम परिणाम प्रकाशित हुआ और मेरा चयन नहीं हो सका। लिखित परीक्षा में मुझे 855 अंक मिले थे और साक्षात्कार में 95 अंक, कुल 950 अंक मुझे प्राप्त हुए थे। और मुझे याद है कि लिखित परीक्षा 1800 अंक की होती थी और साक्षात्कार 250 अंक का होता था। कुल 250 अंक की परीक्षा थी जिसमें मुझे 950 अंक मिले और मैं थोड़े अंकों से क्वालिफाई करने से वंचित रह गया। एक घटना का संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। उस समय ही हाजीपुर से एक अन्य स्टूडेंट ने भी क्वालिफाई किया था सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उनका नाम प्रशांत कुमार था और फाइनली उनका सिलेक्शन भी हो गया और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा अलॉट हुआ। और प्रशांत कुमार का आवास हाजीपुर में ही था, मस्जिद चौक के आसपास ही था कहीं। उनके पिताजी यहाँ शिक्षक थे टाउन हाई स्कूल में, जिस स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो जिस दिन परिणाम प्रकाशित हुआ उस दिन मैं भी बाजार में निकला और प्रशांत कुमार भी निकले। एक हाजीपुर में एक जगह है राजेंद्र चौक, वहाँ हम दोनों की मुलाकात हुई और हम लोगों ने आपस में अभिवादन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं तो उनके बारे में जानता ही था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। और यही प्रशांत कुमार से मेरी आखिरी मुलाकात थी और यही प्रशांत कुमार है जो आजकल यूपी है, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश है, जिनकी काफ़ी चर्चा है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। यह घटना गोरखपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में आहूत भारतीय इतिहास कांग्रेस की 50वीं बैठक, जो गोल्डन जुबली सेशन था, उसमें घटित हुआ था। चूँकि मैं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आजीवन सदस्य था और बिहार विश्वविद्यालय में यूजीसी रिसर्च फेलो के रूप में शोध कार्य कर रहा था, इसलिए इस बैठक में भाग लेने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में पूरे देश से लगभग 600 डेलीगेट्स ने भाग लिया था। इन डेलीगेट्स में एक बड़ी संख्या वामपंथी विचारकों की थी। अब हुआ कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति थीं प्रोफेसर प्रतिमा अस्थाना, उन्होंने एक दिन गोरखपुर के स्थानीय सांसद महंत अवैधनाथ जी को विचार विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक था कि पूरा देश राम मंदिर के विवाद को लेकर आंदोलित था और इतिहासकार विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग रहे थे। तो मैडम का उद्देश्य महंत जी को आमंत्रित करने का यह था कि वे अपने विचार भी इतिहासकारों के समक्ष रख सके, ताकि इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग जो पूर्वाग्रह से पीड़ित था, उनकी दिशा दृष्टि कुछ बदल सके। अब जैसे ही महंत जी ने मंच पर प्रवेश किया, वामपंथी इतिहासकारों का हुजूम हंगामा करने लगा। मैं इस हंगामे को देखकर हतप्रभ रह गया। वे डाउन डाउन कम्युनलिज्म का नारा लगाने लगे। महंत अवैधनाथ जी ने उनसे शांति के लिए आग्रह किया और कहा कि वे अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात रखकर वे चले जाएंगे। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने उनकी एक न सुनी और परिणाम हुआ कि अंत में महंत जी को वापस लौटना पड़ा। अब डाउन डाउन कम्युनलिज्म का नारा सुनकर मैं अत्यंत उत्तेजित हो गया और मैंने उसका जवाब जय श्री राम के बुलंद नारे से दिया। और मैंने जैसे ही जय श्री राम का नारा लगाया, पास पड़ोस के बैठे डेलीगेट्स आश्चर्यचकित हो गए। इतिहास में तो वामपंथ का दबदबा था और उन दिनों इतिहास के मंच पर या इतिहास की सभा में भगवान राम का नाम लेना भी गुनाह था। तो मेरे बुलंद स्वर ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे जो गाइड थे, सुपरवाइजर थे, सॉरी कौशल किशोर शर्मा भी वही थे, वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। खैर बात आई गई, हम लोग वापस फिर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय लौट गए। अब मैं मूल चर्चा पर लौटता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ मैं राम मंदिर पर शोध कार्य भी कर रहा था
और जैसे ही मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू 1990 में दिया, उसके बाद मैं राम मंदिर पर जो शोध कार्य मैंने द्वारा किया गया था उसको मैंने संकलित करना शुरू कर दिया, एक आलेख का रूप देना शुरू कर दिया। और मेरा पहला आलेख जो राम मंदिर के संबंध में था, राम मंदिर की ऐतिहासिकता के संबंध में था, वह मई 1990 में प्रकाशित हुआ। और यह प्रकाशित हुआ धर्मायन पत्रिका में। यह पत्रिका महामहिम मंदिर न्याय समिति पटना की पत्रिका थी और यह धर्मायन का प्रवेशांक था, पहला अंक था। और मेरा जो आलेख प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक था अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद इतिहास क्या कहता है। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस पत्रिका के संरक्षक आचार्य स्वर्गीय किशोर कुणाल जी थे और स्वर्गीय किशोर कुणाल जी ने मुझे राम मंदिर पर रिसर्च करने में, शोध करने में काफ़ी मदद सहयोग दिया था और कई सारी सामग्रियाँ उन्होंने मुझे प्रदान की थी। खैर, इस आलेख में मैंने मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने राम मंदिर के विरुद्ध, राम मंदिर की ऐतिहासिकता के विरुद्ध जो तर्क उपस्थापित किया था उनका एक एक करके खंडन किया। मेरे आलेख का यह सार था कि भारतीय परंपरा की धारणा के अनुसार राज्य संस्था का प्रादुर्भाव हो जाने के बाद मनु आर्यों के पहले राजा बने। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि सर्वप्रथम मनु ने ही अयोध्या नगरी का निर्माण किया। अब इससे आप अयोध्या की प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि सर्वप्रथम मनु ने ही अयोध्या नगरी का निर्माण किया, जिस पर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने शासन किया। और इक्ष्वाकु वंश की 64वीं पीढ़ी में दशरथी राम हुए, जिन्होंने अयोध्या पर अपना शासन किया। दशरथी राम, भगवान राम का नाम दशरथी राम मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या नगरी की भव्यता का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को सरयू नदी के किनारे बसा बताया गया है। मैंने यह भी स्थापित किया कि अयोध्या भगवान राम की नगरी थी, जहां उनके जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर बाबर के समय मस्जिद का निर्माण किया गया। तो पूरे आलेख की चर्चा संभव नहीं है चूंकि समय कम है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों के तर्कों को मैंने एक एक करके खंडित किया। अब इस आलेख के प्रकाशन के साथ ही बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में के बौद्धिक जगत में हलचल मच गया। अब जो बिहार विश्वविद्यालय का इतिहास का स्नातकोत्तर विभाग था, या जो लंगट सिंह कॉलेज के इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर थे, उनमें से अधिकांश वामपंथी विचारधारा के पोषक थे। मेरे शोध कार्य के गाइड, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर स्वर्गीय कौशल किशोर शर्मा स्वयं वामपंथी विचारधारा के उपासक थे, परंतु उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अब वे स्वयं हमारे गाइड स्वर्गीय कौशल किशोर शर्मा स्वयं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के एक परम मित्र थे। खैर, इसी बीच अब मेरा दूसरा लेख भी प्रकाशित हुआ। यह शोधपरक आलेख में 21 अक्टूबर 1990 को पांचजन्य के स्मितांक में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था इतिहास की धरोहर है राम की अयोध्या। इस अंक में सतह लाल कृष्ण अडवाणी और अशोक सिंघल आदि के लेख भी प्रकाशित हुए थे। समय के क्रम में यह आलेख मेरे पास उपलब्ध नहीं था, दीमक ने उसको चाट लिया था। मैं इसको खोज रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो संयोग से मेरी पास स्थापना जब सचिवालय में हुई तो वहाँ एक मेरी जूनियर ऑफिसर थी, सुश्री दिव्या झा। मुझे जानकारी मिली कि वह दिल्ली में रहती है, दिल्ली में उसका निवास स्थान है। तो मैंने उसको कहा कि किसी तरह से इस अंक को, चाहे इस आलेख को मुझे उपलब्ध कराए, पांचजन्य कार्यालय से संपर्क करें। दिव्या ने बहुत प्रयास किया और पांचजन्य कार्यालय में जाकर बात करके, टेलीफोन से कई बार बात करके उसने इस आलेख की PDF कॉपी मुझे उपलब्ध कराई, जिसके लिए मैं दिव्या का बहुत कृतज्ञ हूँ और यह PDF कॉपी मेरे पास है। तो खैर, मैं यह आलेख तो प्रकाशित हो गया। अब इस जैसे ही आलेख प्रकाशित हुआ, खलबली मच गया, क्योंकि पांचजन्य तो RSS का और हिंदुवादी विचारधारा का पोषक पत्रिका माना जाता था। तो जो मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि जल में रहकर मगर से बैर करना उचित नहीं है, कि आप इतिहास के में वामपंथ के दबदबा के बीच काम कर रहे हैं और उसमें यदि आप दक्षिणपंथी विचारधारा, हिंदू विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। लेकिन खैर, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा और मैं अपने कार्य में लगा रहा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 1990 में गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में अयोध्या सेल का गठन किया गया। इस सेल का गठन गृह मंत्रालय में किया गया और भारतीय पुलिस सेवा के तत्कालीन अधिकारी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल इस सेल में OSD अर्थात ऑफिसर ऑन
स्पेशल ड्यूटी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए। यह सेल स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के समय भी जारी रहा। नवंबर 1990 में स्वर्गीय चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान भारत सरकार ने विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को आमंत्रित किया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया है कि 1984 में उसने राम जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन 1986 में सैयद साहबुद्दीन और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने मिलकर किया था। अब विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की पहली बैठक भारत सरकार के पहल पर 1 दिसंबर 1990 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री सुबोध काम सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इस बैठक में कई जानी मानी राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। यह प्रारंभिक बैठक थी। इस बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक फिर 4 दिसंबर 1990 को की जाए। अब जब दूसरी बैठक हुआ तो उसमें एक ठोस निर्णय हुआ। उसमें ठोस निर्णय हुआ कि दोनों पक्ष जो उनके पक्ष के साक्ष्य हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, उसको 22 दिसंबर 1990 तक गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराएं। और गृह मंत्रालय 25 दिसंबर 1990 तक उसकी फोटोकॉपी दोनों पक्ष को उपलब्ध कराएगा, ताकि वे उन्हें अपना कोई रिज्वाइंडर देना हो या मत देना हो तो वे दे सकें। और यह हुआ कि अगली बैठक 10 जनवरी 1991 को हुई। ऐसी स्थिति चल रही थी। अब इसे वामपंथी इतिहासकार और जो विचारक थे पूरी तक गोलबंद हो चुके थे, दृढ़ प्रतीक थे राम मंदिर को नकारने के लिए, राम मंदिर की ऐतिहासिकता को नकारने के लिए। और वे हर मंच का यूज कर रहे थे, चाहे वह मंच भारतीय इतिहास कांग्रेस हो या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद हो, वे हर मंच का उपयोग कर रहे थे। अब भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो 91वां अधिवेशन था, 51th सेशन हुआ कोलकाता में। और उसमें 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि बाबरी मस्जिद को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट की परिधि में लाया जाए। मैंने बाबरी मस्जिद को संरक्षित घोषित कर दिया जाए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट की तरह। देखिए क्या तमाशा हो रहा था इतिहास के मंच पर। इतना इससे ही वामपंथी इतिहासकारों का मन नहीं बढ़ा। जो वामपंथी इतिहासकार के पुरोधा थे स्वर्गीय रामचंद्र शर्मा, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया। पुस्तक का शीर्षक था कॉम्युनल हिस्ट्री एंड रामाज अयोध्या। यह पुस्तक दिसंबर 1990 ही प्रकाशित हुआ, जिसमें एक बार पुनः राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता को नकारने का कार्य किया गया। इसी बीच एक अन्य वामपंथी इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने एक पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक का शीर्षक था अ कन्फ्रंटेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने जमकर डिसोन किया। वामपंथी इतिहासकार और विचारक काफ़ी अग्रेसिव थे। अब इसी बीच में जो बैठक की तिथि 10 जनवरी 1991 को निर्धारित की थी BHP और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की, उसकी बैठक हुई 10 जनवरी को। और उसमें तय हुआ कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनको जो उपलब्ध 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। मतलब हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वर्ग, पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में और लीगल मैटर्स में वर्गीकृत किया जाए। और दोनों पक्षों को कहा गया, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष थे और विश्व हिंदू परिषद के, कि वे अपने एक्सपर्ट दें जो इन साक्ष्यों की समीक्षा कर सके। विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अपने अपने पक्ष में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, उनकी जांच के लिए ऐसी चर्चा मिलती है कि भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को भी भेजा। और विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 10-10 एक्सपर्ट नामित किए। दिनांक 24 जनवरी 1991 ईस्वी को दोनों पक्षों के एक्सपर्ट की बैठक हुई। इस बैठक में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा 4 एक्सपर्ट रामचंद्र शर्मा, असगर अली, DN झा और सूरज भान ने यह विचार व्यक्त किया कि वे स्वतंत्र विचारधारा के विद्वान हैं और उनकी राय इसी रूप में मानी जाए। परंतु भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने नामित किया था।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक्सपर्ट्स की दूसरी मांग यह थी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनका अध्ययन करने और विश्लेषण करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने इस मांग को नहीं माना। इस तरह एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई और समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया पहला प्रयास असफल रहा। अब दोनों पक्षों ने बातचीत की सफलता का दोष एक दूसरे पर बढ़ा। उन दिनों सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होने ही वाला था और निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुमार को मिली थी और इस कार्य के लिए उनकी स्थापना इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मनकापुर कारखाने में आईसी के रूप में की जाती थी, परंतु कतिपय कारणों से यह संभव नहीं सका और क्या कारण थे इसके बारे में कई मतांतर हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ उचित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी बीच जुलाई 1991 में हिंदू विश्व पत्रिका में मेरा एक आलेख प्रकाशित हुआ। यह पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी। मेरे आलेख का शीर्षक था अयोध्या एंड जैन ट्रेडिशन। इस आलेख में मैंने जैन परंपरा में वर्णित लेखों के आलोक में यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि अयोध्या एक प्राचीन है। मार्क्सवादी इतिहासकारों का हमेशा यह कथन रहता था कि अयोध्या एक आधुनिकतम खोज है और प्राचीन काल का में इसकी कोई अस्तित्व की चर्चा नहीं होती है। पुनः ही हिंदू विश्व पत्रिका में ही दिसंबर 1991 में मेरा एक अन्य आलेख शोधपरक आलेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था द रामायण एंड द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत बड़ा व्याकरण है, हम सभी जानते हैं। इस आलेख में रामायण के पात्रों का संदर्भ पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलने का उल्लेख किया गया था। एक अन्य प्रमुख बात थी कि हिंदू विश्व के उस अंक में आरएसएस के प्रमुख विचारक श्री एसवी शेषाद्री का भी आलेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म। हम आगे बढ़ते हैं। रामायण के अगस्त 1992 के अंक में अयोध्या की ऐतिहासिकता और पुरातात्विक साक्ष्य शीर्षक से मेरा एक शोध आलेख प्रकाशित हुआ जिसमें मैंने पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बनाकर अयोध्या की ऐतिहासिकता को नकारने के वामपंथी इतिहासकारों के तर्कों का खंडन किया। अब तक मेरा शोध कार्य संपन्न हो चुका था। बिहार विश्वविद्यालय ने मार्च 1992 में मुझे पीएचडी की डिग्री दे दी और पीएचडी का मेरा भाइवा लेने आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री प्रोफेसर आर्यन शुक्ला। ये भी वामपंथी विचारधारा के विद्वान थे, लेकिन भाइवा के क्रम में मैंने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया, वे संतुष्ट हुए और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। ये मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य का विषय था। अब यह हुआ कि जब मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया तो बिहार विश्वविद्यालय से मेरा नाता टूट गया। इसी बीच संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के में अभिलेखाधिकारी, अंग्रेजी में इसको आर्किविस्ट कहते हैं, का मात्र एक पद के लिए विज्ञापन निकाला। पूरे देश में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में बहाली के पद के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित। मैंने आवेदन किया और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और मुझे याद है कि साक्षात्कार के समय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से उसके डायरेक्टर जनरल सरकार साहब आए थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सदस्यों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया। इस बार मेरा चयन हो गया। 1990 में जब मैंने सिविल सर्विस परीक्षा का इंटरव्यू दिया तो उसमें तो मेरा चयन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार मेरा चयन हो गया और वर्ष 1993 में मैंने नेशनल आर्काइव्स को ज्वाइन किया। महीना मुझे याद नहीं है। एज ए आर्किविस्ट यह एक राजपत्रित पद था। इस दौरान भी मेरे शोध पर लेख प्रकाशित होते रहे। जनवरी 1995 के रामायण के अंत में वर्तमान अयोध्या ही वाल्मीकि रामायण की अयोध्या है शीर्षक से आलेख प्रकाशित हुआ। इस आलेख में स्पष्ट किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सरजू नदी के किनारे अवस्थित वर्तमान अयोध्या ही वाल्मीकि रामायण की अयोध्या है। वामपंथी इतिहासकार अयोध्या की अवस्थिति को इधर उधर भटका रहे थे और काल्पनिक करार में रहे थे। पुनः रामायण के फरवरी 1995 के अंक में अयोध्या और साकेत नगरी एक ही है शीर्षक से मेरा एक अन्य शोधपरक आलेख प्रकाशित हुआ। इस आलेख में स्थापित किया गया था कि अयोध्या को कई ग्रंथों में साकेत नगरी के रूप में भी उल्लेख मिलता है। वामपंथी इतिहासकार अयोध्या और साकेत नगरी के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। रामायण के मार्च 1995 के अंक में एक अन्य आलेख प्रकाशित हुआ, राम कथा की परंपरा अति प्राचीन है। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारतीय वाङ्मय में राम कथा के प्रसंगों की भरमार है। वामपंथी इतिहासकारों का यह कथन बेबुनियाद है कि राम कथा की परंपरा बहुत प्राचीन समय से नहीं है, यह आधुनिक खोज है।
रामायण के अप्रैल 1995 के अंक में अयोध्या की तीर्थ की महत्ता नामक आलेख प्रकाशित, एक महत्वपूर्ण आलेख था। वामपंथी इतिहासकार एक बार पुनः यह जोर दे रहे थे कि अयोध्या की तीर्थ की महत्ता हाल के दिनों की है, प्राचीन समय में इसके तीर्थ के रूप में महत्ता नहीं थी। इस आलेख में मैंने स्थापित किया कि तीर्थ के रूप में अयोध्या की महत्ता पुरातन काल से चली आ रही है। वामपंथी इतिहासकार यह भी तर्क दे रहे थे कि भगवान राम के जन्मस्थल का ठीक निर्धारण करना संभव ही नहीं है। मैंने इस आलेख में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य उद्धृत किया। इसमें कहा गया है कि विघ्नेश्वर से पूरब, वशिष्ठ क्षेत्र से उत्तर तथा लोमेश क्षेत्र से पश्चिम का मध्यवर्ती भाग जन्म स्थान के रूप में पारंपरिक रूप से विख्यात है। इतना ही नहीं, अयोध्या महात्म्य में जन्म स्थान की विघ्नेश्वर, वशिष्ठ और लोमेश क्षेत्र से दूरी धनुष के रूप में भी बताई गई है। यह कहा गया है कि लोमेश क्षेत्र से 500 धनुष, विघ्नेश्वर से 8000 धनुष और उन्मत्त क्षेत्र से 100 धनुष की दूरी पर उधर विभाग में जन्म स्थान अवस्थित है। इस तरह से जो भी वामपंथी इतिहासकारों का तर्क था, या जो टेम्पलेट के माध्यम से आया था, या जो रामचंद्र शर्मा की पुस्तक थी, या जो पल्ली गोपाल की पुस्तक थी, उस समय जो तथ्य या तर्क दिए गए थे, भिन्न भिन्न तर्क, भगवान राम काल्पनिक है, उनके जन्म स्थान का निर्धारण नहीं हो सकता है, अयोध्या और साकेत नगरी अलग अलग है, तमाम तर्कों को मैंने विभिन्न शोधालेख के माध्यम से मैंने उनका सिलसिलेवार खंडन किया। अब तक मैंने 38वीं बीपीएससी का एग्जाम दिया था, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का, और उसमें मेरा चयन हो गया था और मेरी अनुशंसा की गई थी सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहायक निबंधक सहयोग समितियां के पद पर नियुक्ति के लिए। मैंने जुलाई 1995 में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के अभिलेखाधिकारी आर्किविस्ट पद से त्यागपत्र दे दिया और 3 जनवरी 1995 को मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस सोसाइटी बेरमो घाट के पद पर अपना एग्जाम दिया। विभिन्न उतार चढ़ाव और हिंदुवादी विचारधारा के समर्थक होने की चर्चा के बीच मैंने अपनी नौकरी का निर्वाह किया और 30 जून 2024 को मैं अपर निबंधक के पद से सेवानिवृत्त हो गया। जो मैंने जिस सेवा को प्रदान किया था उसका वो सब हो चुका। अब मैं नौकरी के समय का थोड़ा सा अनुभव से चर्चा करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है, लेकिन एक मेरा अपना अनुभव रहा है कि नौकरी में मेरी स्थिति जो रही वह विभिन्न जगहों पर नौकरी करते हुए भी थी। और मैंने अपने जीवन काल में लगभग 30 वर्षों की मैंने नौकरी की, 29-30 वर्षों की। बेरमो, नवादा, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, छपरा, बक्सर, पूसा, फिर छपरा, पूर्णिया और अंत में सचिवालय, इन जगहों का पर मेरी पदस्थापना हुई थी। राजस्थान मिलता रहा। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के पक्ष में आलेख लिखने के कारण, शोध कार्य करने के कारण, 90 के दशक में बौद्धिक मंच के पर योगदान देने के कारण मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा या इसका मुझे बहुत लाभ हुआ। और एक दो घटना छोड़कर एक घटना है कि राजद के एक मंत्री थे, उसमें मेरी पोस्टिंग बक्सर में थी और बक्सर में एक मेरे मित्र थे डिप्टी कलेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका उस मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से अच्छा संबंध था। उन्होंने बात में चर्चा कर दी मेरे बारे में कि वो तो बीजेपी का समर्थक है और उन्होंने राम मंदिर पर काफ़ी रिसर्च वर्क किया है। तो जो मंत्री जी थे उन्हें थोड़ा नागवार गुजरा और किसी मुझे बताया, तो मैं मंत्री जी से मिला। मंत्री जी ने मुझसे सामान व्यवहार किया और मुझे जानकारी हो चली थी कि मंत्री जी मेरा कहीं दूसरी जगह मेरी पोस्टिंग करना चाहते हैं। तो मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया कि मेरा पूसा में प्रशिक्षण केंद्र में मेरी पोस्टिंग कर दी जाए। तो मान गए और प्रिंसिपल पूसा करके उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर। जब कभी भी बीजेपी के मंत्री होते थे, सहकारिता मंत्री होते थे, तो मैं कभी कभी खुश हो जाता था कि चलो अच्छा मौका है। और हमारी सेवा के लोग पटना में पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए उतारू रहते थे, चूँकि मुख्यालय का केंद्र था और मेरा घर हाजीपुर था, इसलिए मेरी उत्कंठा और थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी पटना में बीजेपी मंत्री होने के कारण पोस्टिंग हो गई। ऐसा कोई फेवर नहीं मिला। पता नहीं, मैंने कभी चर्चा भी की भाई चलिए मैं इतना काम रहा है, मैं इतना योगदान किया है, लेकिन उस काम को भी तुच्छ ही समझा गया और ऐसा नहीं हुआ। इवन कि एक बार जॉइंट स्टाफ के रूप में मेरा पूर्णिया डिवीजन में मेरी पोस्टिंग हो रही थी, तो मैंने प्रयास किया कि पटना डिवीजन में भी किसी GTR का रूप हो रहा था, तो उसमें भी गया नहीं। खैर बात आई गई। अब राजेश मीना सर आए थे रजिस्ट्रार बन के पब्लिक सोसाइटीज़। तो मैं जब छपरा में DCO था तो मेरे साथ DM थे, मैं गंदर में काम कर चुका था। उन्होंने प्रयास किया और मेरी पदस्थापना उन्होंने सचिवालय में करवा दिया। यह पहला मौका था कि मेरी पोस्टिंग पटना में हुई थी और सचिवालय में हुई थी। और उस समय तक मेरे रिटायरमेंट का 1 साल बच गया था, मात्र 1 साल समय बच गया था। सचिवालय में रहा तो सचिवालय में
एक कनिष्ठ साथी थे कामेश्वर ठाकुर, ऑडिट विंग से आते थे। तो जब कभी किसी से होता था तो मेरा परिचय कराते थे, इस सर तो पांचजन्य में एक लेख लिखे हैं, राम मंदिर पर सर ने बहुत काम किया है, इस तरह से मेरा परिचय कराते थे। तो जो लोग सामने वाला होता था तो सम्मान की नजर से देखने लगता था। तो हमारे एक सेक्रेटरी सर थे, अपर मुख्य सचिव थे दीपक सर, अभी भूमि और राजस्व सुधार विभाग में है। तो उनके कान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि जो अभी आर्टिकल है उनको आप प्रसिद्ध कीजिए, तो बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम है। इसी तरह 30 जून को मुझे सेवानिवृत्त होना था और उस दिन जो अभी माननीय मंत्री हैं सहकारिता डॉक्टर प्रेम कुमार को मैंने अपने जो आलेख थे उनको दिया, उन्होंने उसकी एक कॉपी भी ले ली और भी सम्मान के साथ उसको रखा और वे जोर दे रहा है कि नहीं आपको फिर पुनर्नियोजन करना है, सहकारिता विभाग में पुनः लौटना है, मैं आपका पुनर्नियोजन के लिए प्रयास करूँगा। एक आवेदन भी उन्होंने मुझे लिखवाया। खैर अब जब मेरे फेयरवेल का प्रोग्राम था तो ठाकुर जी ने, प्रधान सचिव हमारे थे मल सर से संतोष कुमार मल, उन्होंने फिर चर्चा कर दी ठाकुर जी ने कि सर तो 5 जन में लेख लिखे हैं, बहुत सारे लेख इनका पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। और हमारे सेक्रेटरी सर थे, बड़ी उदार प्रवृत्ति के थे, बड़ी संभ्रांत स्वभाव के थे संतोष कुमार मल सर। आश्चर्यचकित हो गए कि 5 जन में लेख लिखने वाला आदमी 90 के दशक में आज सहकारिता विभाग में क्या कर रहा है। खैर बहुत सम्मानपूर्वक मेरी विदाई हुई और आज भी मैं संतोष कुमार मल सर को कोई मैसेज भेजता हूँ, कोई वीडियो अपना भेजता हूँ तो उससे जरूर देखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। बात आई गई और मैं सेवानिवृत्त हो गया और जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं उनसे कभी कभी अदा कदा भेंट होती है, सम्मानपूर्वक उनसे मुलाकात होती है। एक बात की चर्चा करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपने सभी शोधपरक आलेख जो 90 के दशक के थे उसमें एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाकर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय, एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के कार्यालय, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के कार्यालय, जिसमें बिहार के राज्यपाल का कार्यालय भी शामिल है, और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के कार्यालय को प्रेषित किया। परंतु मात्र गुजरात के मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ही मुझे एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हुआ। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से मुझे एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। गुजरात के राज्यपाल के कार्यालय से भी एक्नॉलेजमेंट का पत्र प्राप्त हुआ कि उन्होंने मेरे पत्र को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया है। एक्नॉलेजमेंट लेटर तो माननीय राष्ट्रपति के कार्यालय का भी मुझे मिला, जिसमें उन्होंने मेरे सभी शोध आलेखों को गृह मंत्रालय को प्रेषित करने की बात की थी। मैं सभी देशवासियों को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के आरूढ़ होने की शुभकामना देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सादर प्रणाम।